जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 डिस्कस करेंगे। यानी कि आज हमारा यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए 16वें नंबर का प्रैक्टिस सेट रहेगा। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 15 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स को भी जाकर के देखिएगा। यूपी पुलिस एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पिछली क्लासेस में कवर किए गए हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आज की इस क्लास की। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजनिंग की क्लास होगी। इस क्लास में हम प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कुछ इस प्रकार से प्रश्न हमारे सामने शामिल रहेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 18 को आपने देखा है, लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में अगली आकृति क्या होगी। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कौन सी आकृति होगी जो क्वेश्चन मार्क का स्थान लेगी। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे, लिखा है निम्न प्रश्न में सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। प्यारे दोस्तों, एक्स नाम की एक आकृति दे रखी है, इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है। कौन सा जो विकल्प होगा वो इसका सही दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों, इस तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। साथियों, इससे पहले एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। यदि आप इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप लोगों को डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप जो होगा, इसका जो लिंक मिलेगा प्यारे दोस्तों, वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर हम डेली के बेसिस पर इम्पोर्टेंट आपके पीडीएफ और इम्पोर्टेंट क्लास से संबंधित नोट्स उपलब्ध करवाते हैं। तो साथियों, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हालांकि अभी पिछले 2 दिन की क्लासेस की कोई भी पीडीएफ नहीं डल पाई है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और आज आपकी सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास से। उससे पहले आप अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दीजिए। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला ही प्रश्न आप सभी के सामने एक इम्पोर्टेंट प्रश्न दिया गया है, श्रृंखला से संबंधित, यानी कि सीरीज का एक बेहतरीन प्रश्न। बोला है निम्न श्रृंखला में प्रत्येक में रिक्त पद को ज्ञात कीजिए। प्रत्येक में मतलब ये एक श्रृंखला दे रखी है और ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसके स्थान पर बताना है कौन सा पद होगा जो इसका सही स्थान लेगा। तो साथियों, ये एक इम्पोर्टेंट सीरीज है, इसको हम थोड़ा दूर दूर करके लिखते हैं। शुरुआत हो रही है 1 से, 1 के बाद दिया है 6, 6 के बाद दिया है प्यारे दोस्तों 15, 15 के बाद दिया है क्वेश्चन मार्क, यानी कि कह सकते हैं एक बॉक्स दिया गया है, इसमें हमें ज्ञात करना है। इसके अतिरिक्त प्यारे दोस्तों हमें दे रखा है 45, 45 के बाद देखेंगे तो दे रखा है साथियों क्या 66, यानी कि 66, और आगे देखेंगे तो दे रखा है हमें 91। क्या दे रखा है, एक मिनट, क्या दे रखा है, 91 दे रखा है, इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों, अगर प्रश्न को आप लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें एक बेहतरीन सा लॉजिक पता चल रहा है। लॉजिक क्या है भाई, अंतर देख लेते हैं, इसका अंतर देख लेते हैं। ज़्यादा तो लंबा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखो यहाँ पर देखेंगे 45 और 66 एक छोटी सी संख्या है, 66 और 91 यहाँ भी छोटी है, और इनमें तो छोटी संख्याएं चल ही रही हैं। तो कहने का मतलब अगर अंतर देखते हैं तो शुरुआत के 2 अंकों का जो अंतर आएगा वो 5 का आएगा, अगले 2 अंकों का जो अंतर आएगा वो 9 का आएगा, क्योंकि 9 6 होता है 15। अब प्यारे दोस्तों, आगे तो पता चलेगा नहीं, इस कारण अब हम पीछे अंतर देखते हैं इनका। 45 और 66 में देखेंगे तो साथियों ये 21 का अंतर है। कितने का है, गौर से देख लो, 21 का है। इसके अलावा यहाँ पर 66 और 91 में देखेंगे तो 66, 5, 71, 20, 91, यानी साथियों यहाँ पर 25 का अंतर है। गौर से अगर साथी देखेंगे आप लोग तो 5 और 9 के बीच में कितने का है, 4 का अंतर है, और दोस्तों 21 और 25 के बीच में भी 4 का ही अंतर दे रखा है। तो क्यों ना यहाँ पर हम सभी के बीच में 4 4 का अंतर लगा दें। मतलब 9 में अगर नीचे का अंतर 4 होता है तो ऊपर होना चाहिए हमारा 13, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर अंतर 4 होता है तो दोस्तों यहाँ पर क्या आना चाहिए, 17 का अंतर आना चाहिए, क्योंकि 4 हो जाएगा और 17 4 21 भी हो जाएगा। कहने का मतलब है प्यारे दोस्तों, लॉजिक तो पता चल चुका है। लॉजिक क्या है, या तो प्यारे दोस्तों 45 में से 17 घटा लो तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा, या दोस्तों 15 में से हम 13 जोड़ लें तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा। कौन सा संख्या होगा, तो दोस्तों गौर से देखो, 15 में अगर हम जोड़ते हैं 13 तो हो जाता है 15 13 सर 28, कितना हो जाता है, आप बोलेंगे 28 हो जाता है, या फिर 45 में 17 घटाते हैं तो भी हमारा 28 ही आता है।
तो इस प्रश्न चिन्ह का स्थान कौन सी संख्या लेगी? तो प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर डी। देखो ए नंबर के विकल्प में दिया है प्यारे दोस्त, विकल्प नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन मार्क का स्थान जो लेगी वो संख्या होगी आप लोगों की 28। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एक लेटर सीरीज से संबंधित है, लेकिन ये दोस्तों आपकी अक्षर श्रृंखला है। ठीक है, वो हमारी पिछली संख्या श्रृंखला थी और अब की वाली क्या है? अक्षर श्रृंखला है। तो दोस्तों इसको लिख लो, अलग से लिख लो AZY। ठीक है, AZY। उसके बाद क्या है? BUT। ठीक है, BUT है। उसके बाद क्या है? CXW है। फिर क्या है? DW और क्या है? आगे V है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यानी अगली आकृति ज्ञात करनी है। तो इसका लॉजिक समझो प्यारे दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा लॉजिक है। यहाँ पर देखो दो दो संख्याएं अपोजिट में है। आज बॉय, ओहो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, नहीं है ये अपोजिट में नहीं है, ये दादा अपोजिट में नहीं है, BU है और यहाँ पर AZ है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है, ये U के स्थान पर Y होना चाहिए था यार। चलो देखते हैं। पहली और पहली का अंतर देखो, पहली और पहली का अंतर देखेंगे तो प्यारे दोस्तों प्लस का 1 हो रहा है। क्या हो रहा है? प्लस का 1। एक में एक जुड़ेगा B हो जाएगा और B में एक जुड़ेगा तो C हो जाएगा। ठीक है, एक B में एक जुड़ेगा तो C हो जाएगा। उसके बाद C में एक जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। और D में एक जोड़ देंगे तो प्यारे दोस्तों हमारा क्या आना चाहिए? E आना चाहिए। इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद दूसरा देखो, दूसरा देखोगे, छोड़ दो दूसरा बन नहीं रहा तो इसको छोड़ दो। ठीक है, इसके बाद कुछ तो गड़बड़ है यार, कहीं ना कहीं लफड़ा हो रहा है। चलिए देखते हैं। जेड में अगर हम यहाँ पर यू देखेंगे तो दोस्तों हमारा अंतर जो आएगा वो कितने का आएगा? आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो अंतर आएगा वो दोस्तों हमारा आ जाएगा जेड और यू, यानी 26 और 21 मतलब 5 का अंतर है। 21 3 24, ये तो माइनस का हुआ, तो ये दोस्तों आपका प्लस का 3 होगा। आगे देखो 24 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 24 में से अगर माइनस का 1 हो जाएगा, तो डब्लू बचेगा। तो अगली बार में क्या होना चाहिए भाई? अगली बार में क्या होना चाहिए? जल्दी से बताओ। अगली बार में प्लस का 1 कैसे बन जाएगा यार? देखो यहाँ पर सुधार लो, ये सीरीज गड़बड़ कर रही है। कहाँ से? अगर इस यू के स्थान पर, प्यारे दोस्तों गौर से देखो, अगर यू के स्थान पर y आ जाए तो हमारी सीरीज बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? देखो जेड से अगर हम घटाएंगे यहाँ पर 1, गौर से देख लेना है प्यारे दोस्तों, जेड से हम घटाएंगे 1 को तो y बचेगा, y में से 1 को घटाएंगे तो x बचेगा, x में से 1 को घटाएंगे तो w बचेगा और w में से 1 को घटाएंगे तो हमारा v बच जाएगा। ठीक है, इस बात को, ये तो e था और यहाँ पर v बच जाएगा। तो EV से शुरुआत होनी चाहिए। तो विकल्प नंबर 1 और B दोनों गलत हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे देखो लास्ट वाला चेक करो, y है, y के बाद क्या हुआ? t हो गया, मतलब कि 4 माइनस। आगे देखेंगे तो w है, क्या है? w है। तो भाई कुछ तो यार गड़बड़ है यार, बहुत तगड़ा सवाल गड़बड़ कर दिया है। चलिए देख लेते हैं इसको एक बार फिर से। y 25 पर होता है और 4 घटाएंगे तो 4 नहीं 5 घटेगा, क्या होगा? यहाँ पर 5 घटेगा। एक बात याद रखेंगे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारा 5 घट जाएगा। ठीक है, y हमारा 25 पर है तो 25 में से 5 जाएगा, 20 बचेगा और 20 में 3 जुड़ जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? आप बोलेंगे सर यहाँ पर हमारा बच जाएगा, क्या? w। ठीक है, 20 3 23, 23 में से प्यारे दोस्तों अगर एक घट जाएगा तो यू बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होना चाहिए? एक जुड़ना चाहिए क्या, या फिर से एक घटना चाहिए? क्या होना चाहिए यार? जल्दी से बताओ। -5 -3, ये सीरीज कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रही है। इसको एक बार चेक करते हैं प्यारे दोस्तों, इसको एक बार अच्छे से चेक करते हैं। देखो साथियों, इसको एक बार हम फिर से हटा के बनाते हैं। ठीक है, इस सीरीज को हम एक बार हटा के बनाते हैं, थोड़ा सा समय दीजिए। देखो यहाँ पर हमारा था ए, क्या था? आप बोलेंगे सर ए था, उसके बाद में जेड था, फिर वाई था। ठीक है, AZY था। उसके बाद में क्या था? दूसरे नंबर पर था BUT। ठीक है, BUT था। तीसरे नंबर पर था CXW था। उसके बाद चौथे नंबर पर था DW और DWV था। तो अगला वाला हमें ज्ञात करना था कौन सा नंबर हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, इस तरह से देखो। अब हमने बताया था जब भी लेटर सीरीज आती है तो पहले का संबंध पहले से बनाते हैं। पहले का संबंध अगर पहले से बनाएंगे तो ए का संबंध बी से बनेगा, 1 जुड़ेगा। आगे देख लो, बी का संबंध सी से बनेगा तो भी 1 जुड़ेगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद आगे देखने जाएंगे तो सी का संबंध अगर डी से बनेगा तो भी प्यारे साथियों 1 जुड़ेगा। तो अगली बार में भी पहले का संबंध अगर पहले से बनाएंगे तो +1 हो जाएगा और +1 होगा तो डी के बाद हमारा ई आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। डी के बाद क्या आएगा साथियों? डी के बाद ई आएगा, बस इतनी सी याद रखना है। इसके बाद देखो दूसरे का दूसरे से संबंध बनाएंगे। दूसरे का दूसरे से बनाएंगे तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखो
जेड आपका 26 पर होता है और यू हमारा 21 पर होता है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा वो आएगा -5। क्या आएगा? -5। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे यू से एक्स पर, यू से एक्स पर देखेंगे, यू 21 पर एक्स 24 पर, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर होगा हमारा +3। ठीक है, +3 होगा। इसके बाद देखो एक्स से देखेंगे हम डब्लू पर, तो अब की बार में एक्स तो भैया हमारा 24 पर होता है, डब्लू 23 पर होता है, तो अब की बार में -1 हो जाएगा। और अगली बार में क्या होना चाहिए? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, एग्जामिनर ने जो माना है वो अपना -1 माना है। ठीक है, क्या माना है? -1 माना है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों देखो अगला चेक करते हैं। अगला जो लॉजिक है तीसरे का तीसरे से है। देखो y और t, अगर हम लोग देखेंगे y आपका 25 पर होता है, t होता है 20 पर, तो इनके बीच का जो अंतर आएगा वो आपका -5 का आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और t 20 पर है, अगर एक मिनट, अगर प्यारे साथियों हमारा t 20 पर है और यहाँ पर हम जाएंगे लास्ट तीसरे से, क्योंकि लास्ट का लास्ट से चेक कर रहे हैं, तो t 20 w कितने पर हो जाएगा? w होता है 23 पर, तो 20 में से कितना जुड़ जाएगा साथियों? 3 जुड़ जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों जब हम w से जाएंगे v पर, तो प्यारे दोस्तों w हमारा 23 पर, v 22 पर होता है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी -1 हो जाएगा। तो अगली बार में जब देख ले जाएंगे, जब अगली बार में प्यारे दोस्तों देखेंगे, तो यहाँ से v से हम जब करेंगे, v से करेंगे तो फिर -1 कर देंगे। तो दोस्तों जो हमारा उत्तर आएगा, गौर से समझ लो, जब हमने बीच वाला किया था, बीच वाला, तो देखो -1 किया था, w में से -1 करेंगे तो हमारा v आना चाहिए। और दोस्तों जब हम v में से -1 करेंगे, क्योंकि लास्ट वाली लाइन में भी -1 हो रहा है, तो v में से -1 करेंगे तो u आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। सीरीज आप लोगों की यही चल रही थी, उत्तर हमारा बनेगा EVU। क्या बनेगा? EVU, इस बात को याद रखेंगे। देखो पहली वाली सीरीज, पहले लेटर का तो समान संबंध चल रहा था, +1 +1 +1 +1, लेकिन जब दूसरे लेटर का दूसरे से हमने चेक किया तो एक बार -5, फिर +3, फिर -1, फिर -1। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों हमने जब तीसरे लेटर का तीसरे से चेक किया तो -5 +3 -1 -1। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। उत्तर आएगा विकल्प नंबर सी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको देखिए। बोला है कांडला अगर गुजरात से संबंधित है तो कोचीन किससे संबंधित होगा? दोस्तों अगर बात करते हैं कांडला की, तो प्यारे दोस्तों गुजरात का ये एक शहर है, इस बात को याद रखेंगे। अगर कोचीन की बात करते हैं प्यारे साथियों, तो कोचीन जो शहर होगा वो हम लोगों का केरल का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा साथियों, याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो बनेगा विकल्प नंबर बी, केरल। ठीक है, क्या बनेगा? विकल्प नंबर बी। या फिर कह सकते हैं जिस प्रकार कांडला गुजरात का एक बंदरगाह है, तो कोचीन भी आपका केरल का एक बंदरगाह हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। बोला है निम्नलिखित प्रश्न में सही संबंध ज्ञात करें। नारियल का संबंध अगर सेल से है तो पत्र का संबंध किससे होगा? भाई अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नारियल की, किसकी बात करते हैं साथियों? अगर हम बात करते हैं नारियल की, तो इसका संबंध सेल से कैसे है, पहले तो ये बताओ। उसके बाद भाई पत्र का संबंध किससे बनेगा, फिर ये बताओ। तो देखो अगर बात करते हैं नारियल की, तो नारियल का जो ऊपर का कवच होता है, क्या होता है? कवच। नारियल का ऊपर का कवच जो होता है वो सेल कहलाता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगर पत्र की बात करते हैं, जो पत्र भेजा जाता है उसका जो ऊपर का कवच होता है यानी कवर होता है, उसे कहा जाता है प्यारे साथियों लिफाफा। क्या कहा जाता है? लिफाफा कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। और लिफाफा हमें विकल्प नंबर डी में दिया है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है। एक अच्छा सा प्रश्न है, इसको भी देखेंगे। बोला है अगर सबसे पहले तो बोला है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसके स्थान पर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर कुछ लेटर हैं, उनको कुछ लिखा गया है। देखो यहाँ पर PALE, ठीक है, PALE लिखा गया है, सवाल में दिया है, इसको लिखा गया है दोस्तों, बोलेंगे आप लोग इसको क्या लिखा है, इसको लिखा गया है LE और उसके बाद A और P। ठीक है, इस तरह से लिखा गया है LEAP। तो हमें कोड जो बताना है वो प्यारे साथियों बताना है POSH, इसका बताना है। ठीक है, POSH का बताना है। तो बता सकते हैं आप लोग, जल्दी से बताइए। आप बोलेंगे सर पीछे वाले का पहले लॉजिक पता करते हैं। देखो A सेकंड पर था तो सेकंड लास्ट पे हो गया, ये फर्स्ट पर था तो लास्ट में पहुंच गया, यहाँ पर लास्ट में था तो सेकंड में आ गया और सेकंड वाला फर्स्ट पर आ गया। तो प्यारे साथियों अब यहाँ पर गौर से समझो, यहाँ पर हमें क्या करना है, जो सेकंड लेटर है, जो हमारा सेकंड लेटर है लास्ट से, यहाँ पर देख लो, ये इसमें पोज में अगर देखेंगे लास्ट से सेकंड लेटर कौन है, एस है। तो भैया लास्ट से जो सेकंड लेटर है वो पहले पर आना चाहिए, तो एस से इसकी शुरुआत होगी। उसके बाद जो लास्ट का लेटर है वो सेकंड पर आना चाहिए, कहाँ पर, सेकंड पर। तो लास्ट का लेटर क्या है, बोलेंगे एच है, एच हमारा सेकंड पर आएगा, तो एस एच से शुरुआत होगी, ये गलत है, ये गलत है।
ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखने जाएंगे तो आप लोग पता करेंगे यहाँ पर जो हमें दे रखा है वो क्या है, पी हमारा पहला वाला लेटर लास्ट में जाना चाहिए, तो पहला वाला लास्ट में जाएगा, तो देखो यहाँ पर पहला वाला लास्ट में और सेकंड वाला हमारा बीच में, तो SOP हमारा सही उत्तर आ जाएगा सोप। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, विकल्प नंबर सी में दिया है, यही इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। बोला है दोस्तों निम्न पृष्ठ में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। यहां पर दोस्तों हमें विषम आकृति, माफी चाहेंगे विषम विकल्प चुनना है। देखो पहले नाशपाती दिया है, फिर सेव दिया है, फिर संतरा है, फिर लीची है, फिर अमरूद है। इनमें से दोस्तों ऐसा कौन सा विकल्प है जो हमारा विषम हो जाएगा? एक प्यारा सा प्रश्न है, इस बात को याद रखेंगे। देखो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे क्या है, फल हैं। क्या है, फल हैं। लेकिन दोस्तों नाशपाती जो होता है ये मीठा फल होता है, सेव भी मीठा होता है, लेकिन संतरा कैसा होता है, खट्टा होता है, लीची भी मीठी होती है और अमरूद भी मीठी होती है। तो अगर देखेंगे प्यारे दोस्तों यहाँ पर विकल्प के आधार पर, तो संतरा हमारा विषम बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये प्यारे दोस्तों खट्टा होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। संतरा में विटामिन सी पाया जाता है, ये खट्टा होता है, इस कारण विकल्प नंबर सी विषम है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है किसी सांकेतिक भाषा में फिश को अगर ERGH लिखा जाता है, सॉरी EHRGH लिखा जाता है, तो उसमें जंगल का कोड क्या होगा? देखो दोस्तों सबसे पहले सांकेतिक भाषा है, उसने लेटर दे रखा है आपको फिश दे रखा है, और इसको लिखा क्या गया है, तो बोला है दोस्तों इसको हम लिख रहे हैं E, उसके बाद H के बाद R के बाद G लिख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से प्रश्न में एग्जामिनर के द्वारा बोला गया है। तो इसकी कोडिंग को सबसे पहले तो समझ लो आप लोग। कोडिंग क्या की गई है? कोडिंग प्यारे दोस्तों प्यारी सी है। देखो यहाँ पर क्या है, 6 पर होता है हमारा F, गौर से देखना है, 6 पर होता है F और E पर होता है 5। ठीक है, याद रखेंगे, यानी कि जो 5 पर होता है वो E होता है, 9 पर होता है I, H होता है 8 पर, S होता है 19 पर, R होता है दोस्त 18 पर, H होता है 8 पर और G होता है 7 पर। तो लॉजिक तो आपको पता चल गया भाई, एक एक कम करके सभी में लिख दिया। क्या किया? सभी में -1 चल रहा है। क्या चल रहा है? सभी में -1 चल रहा है। तो इस तरह का लॉजिक है। तो क्या आप लोग बता नहीं सकते हैं जंगल का कोड? आप बोलेंगे बिल्कुल बताएंगे। क्या बताएंगे प्यारे दोस्तों? तो इस तरह से लिखो JUN उसके बाद GLE, और पहले ही लास्ट और दोनों से चेक करेंगे, यानी कि पहला चेक करेंगे और लास्ट सभी में से -1 करेंगे। तो J जो होता है वो 10 पर होता है, 9 पर I आएगा, विकल्प शुरू करेगा। इसके बाद E 5 पर होता है, तो 1 घटेगा दोस्तों, क्या आएगा? D आएगा, 4 बचेगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों विकल्प नंबर B तो हमारा गलत हो गया। इसके बाद सेकंड चेक करो, 21 में अगर दोस्तों हम 1 घटाएंगे, 21 पर होता है U, 1 घटाएंगे तो 20 बचेगा, 20 पर होता है T, I के बाद T होना चाहिए भाई। देखो विकल्प नंबर D भी गलत हो गया। इसके बाद आगे देखो, N में अगर 1 जाएगा, N 14 पर होता है, और 1 जाएगा तो 13 बचेगा, 13 पर होता है M, तो ITM होना चाहिए। तो विकल्प नंबर C गलत है। हमारा जो उत्तर बनेगा प्यारे साथियों वो बन जाएगा आप लोगों का विकल्प नंबर 1। इसके बाद G में से 1 घटेगा तो F बचेगा, और L में से 1 घटेगा तो K बचेगा। यही हम लोगों का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है। एक अच्छा सा प्रश्न है, इसको पढ़ेंगे। बोला एक महिला की ओर इशारा करते हुए नमन ने कहा, वह मेरे दादी के इकलौते बच्चे की बेटी है। महिला नमन से किस प्रकार संबंधित है? प्यारे दोस्तों बोला गया है एक महिला है, मान लीजिए कोई महिला है, हम उस महिला को यहां पर रख देते हैं। बोला है, क्या बोला है? नमन ने बोला है वह मेरी दादी, मतलब जो नमन है, नमन क्या कह रहा है? नमन कह रहा है कि जो वह महिला है वो मेरी दादी कैसे बनेगी? जब नमन के पहले तो पिताजी बनेंगे, और पिताजी की जो माताजी होगी, इन पिताजी की जो माताजी होंगी यानी कि जो दादी माँ होंगी, वो इस तरह से यहाँ पर आएंगी। कह रहा है दोस्तों गौर से समझ लो, कह रहा है अमन ने बोला है एक महिला की ओर इशारा करते हुए अमन ने कहा, वह महिला मेरी दादी के इकलौते बच्चे की बेटी है। दादी का इकलौता बेटा कौन बनेगा? याद रखेंगे दोस्तों, पिता बनेगा अमन का, और इकलौते बच्चे की बेटी है, मतलब इस पिता की ही बेटी है ये महिला। तो भैया नमन और महिला में क्या संबंध होगा? भैया इसमें तो भाई बहन का होगा। कह रहा है महिला नमन से लगा है नमन के साथ, तो नमन क्या बोलेगा इस महिला को? बोलेगा ये तो हमारी खास बहन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। यानी कि दोस्तों एक ही पिता के 2 पुत्र पुत्रियां हो गई, तो बहन हमारा विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। देखो डी बनेगा नहीं, आंकड़े तो सारे के सारे दे रखे, भतीजी भी नहीं बनेगा, चचेरी बहन भी नहीं बनेगा, और ये तो आपका गलत ही है। ठीक है, हमारा जो उत्तर आएगा प्यारे साथियों विकल्प नंबर 1। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों पढ़िए, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सभी के सामने है। बोला गया है नमिता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। तो दोस्तों यहां से हम नमिता को चलाना प्रारंभ करते हैं, और ये 14 मीटर इसने दूरी तय की है पश्चिम की ओर।
फिर बोला है अपने दाईं ओर मुड़ती है और 14 मीटर चलती है। क्या कह रहा है? दाईं ओर मुड़ती है और 14 मीटर चलती है। तो दोस्तों अब देखो इसका मुख पश्चिम में है और इसे अगर दाईं ओर मुड़ना है तो दोस्तों ये कहां पर जाएगी? उत्तर की ओर जाएगी। और दोस्तों इसकी जो दूरी है प्रश्न के अकॉर्डिंग 14 मीटर है। बोली दाईं ओर मुड़ती है और 14 मीटर चलती है। इसके बाद प्यारे दोस्तों बोला है फिर अपने बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। दोस्तों अब इसका मुख है उत्तर दिशा में, जो नमिता है इसका मुख उत्तर दिशा में है। अब ये दोस्तों बाईं ओर मुड़ेगी, बाईं ओर मुड़ेगी और दोस्तों प्रश्न में बोला गया है कि ये दूरी कितनी तय करती है? 10 मीटर तय करती है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है? फिर अपने बाईं ओर मुड़ती है और 14 मीटर तक चलती है। तो दोस्तों इसके बाद ये महिला फिर से नमिता बाईं ओर मुड़ेगी। अब बाईं मुड़ेगी, चूंकि पश्चिम में मुख है और बाईं ओर मुड़ेगी, तो दोस्तों ये कहां पर चली जाएगी? ये चली जाएगी पश्चिम में, दक्षिण में। इस बात को याद रखेंगे। और कह रहा बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर तक चलती है, तो फिर से इसको 14 मीटर चला देंगे। कह रहा उसके प्रारंभिक स्थान और वर्तमान स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? क्या पूछा है साथियों? प्रारंभिक स्थान ये ग्रीन सर्कल से और वर्तमान स्थान ये वाला ग्रीन सर्कल, तो इन दोनों के बीच की प्यारे दोस्तों दूरी बतानी है। क्या आप लोग बता सकते हैं? जल्दी से बताइए, क्या बता सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्यारे दोस्तों यहां पर एक हमारा बनेगा, यहां पर एक हमारा बनेगा आयत। क्योंकि सामने सामने की भुजाएं हमेशा समान होती है। ये 14 समान है तो ये 14 समान, ऊपर की 10 समान तो नीचे की 10 समान। साथियों टोटल दूरी देखो, यहां पर 10 आ गई, यहां पर 14 आ गई और दूरी जो टोटल आएगी वो 14 10 कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। तो साथियों जो उत्तर बनेगा वो हमारा बनेगा 24 मीटर। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, किलोमीटर नहीं 24 मीटर बनेगा। क्या बनेगा? 24 मीटर बनेगा। तो हमारा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है। बोला गया है साथियों पुलिस अधिकारी माताएं और महिलाएं, पुलिस अधिकारी माताएं और महिलाएं, इनके बीच में सही आरेख क्या बनेगा? तो सबसे पहले तो प्यारे दोस्तों एक आरेख बनाएंगे जो हमारा डिनोट करेगा महिला को। किसको डिनोट करेगा? प्यारे दोस्तों महिला को डिनोट करेगा। इस बात को याद रखेंगे। तो प्यारे साथियों सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जो माँ होती है, क्या वो एक महिला होती है? जल्दी से बताओ। तो आप बोलेंगे हाँ सर, जो हमारी माताएं होती हैं वो तो महिला के अंतर्गत ही आती हैं। तो महिला के अंतर्गत सारी की सारी माताएं आ जाएंगी। इस बात को याद रखेंगे। क्या सारे के सारे दोस्तों यहां पर देखो, अब आई है बात पुलिस अधिकारी की, तो क्या सारे के सारे पुलिस अधिकारी महिला होती हैं या माता होती हैं या और कोई होता है? तो आप बोलेंगे सर कई ऐसी पुलिस अधिकारी देखी हैं जो माताएं होती हैं और महिलाएं भी होती हैं। और दोस्तों यहाँ पर कई अन्य पुलिस अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो आपके यहाँ पर जेंट्स हो जाते हैं, यानी कि आदमी होते हैं, पुरुष होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये सर्कल आएगा पुलिस अधिकारी के लिए। किसके लिए? पुलिस अधिकारी के लिए आएगा। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, क्या आएगा? पुलिस अधिकारी के लिए आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर गौर से देखो, तो हमारा सर्कल जो आएगा, एक सर्कल के अंदर एक सर्कल और इन दोनों को क्रॉस करता हुआ एक सर्कल। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो उत्तर जो बनेगा प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर बी। देखो डी गलत हो जाएगा साथियों, ये दोनों को क्रॉस नहीं कर रहा है इसलिए डी गलत है, सी तो गलत दे ही रखा है और ए भी गलत है। जो उत्तर बनेगा विकल्प नंबर बी बनेगा प्यारे साथियों। अच्छे से आप सभी याद रखेंगे, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, बोला यदि निम्नलिखित 5 शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तब मध्य में कौन सा अक्षर होगा? प्यारे साथियों हमें 5 लेटर दे रखे हैं। मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। हमें 5 लेटर दिए गए हैं। कह रहा है जब इनको हम वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कर देते हैं तो बीच में कौन होगा? भैया वर्णानुक्रम देखेंगे तो बीच में मतलब क्या है? तीसरे नंबर का लेटर कौन होगा? बस इतना देख लो, क्योंकि 5 शब्द दे रखे हैं। यहाँ पर कितने हैं? 5 हैं। तो बीच में मतलब क्या है? तीसरे नंबर का। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। डी कितने पर होता है साथियों? पहले लेटर से चेक करते हैं, 4 पर होता है। आर कितने पर? 18 पर होता है। पी कितने पर होता है सर? 16 पर होता है। बी कितने पर होता है? 2 पर होता है। और डब्ल्यू कितने पर होता है? तो 23 पर होता है। कहने का मतलब साथियों गौर से देखो, ये तो सारे के सारे अलग अलग दे रखे हैं, तो ये तो हमारा काम आसान हो गया। कौन पहले पर, कौन दूसरे पर, कौन तीसरे पर, ये तो आसान हो गया, क्योंकि इनमें हमें करना है वर्णानुक्रम में व्यवस्थित। और वर्णानुक्रम का मतलब आरोही क्रम में। तो इनमें सबसे पहले कौन आएगा? आप बोलेंगे 2 आएगा। अगर 2 आएगा तो विकल्प नंबर डी से शुरुआत होगी। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद 4 आएगा सर। क्या आएगा? उसके बाद हमारा 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा तो हमारा क्या? विकल्प नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, डी के बाद। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या आएगा? 4 के बाद बड़ा है 16, तो यहाँ पर हमारा 16 आ जाएगा, मतलब विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, 16 के बाद आएगा 18। ठीक है, क्या आएगा? 18। 18 का मतलब है विकल्प नंबर बी। और उसके बाद आएगा 23, और 23 का मतलब है विकल्प नंबर ई। तो दोस्तों हमसे ये पूछा था मध्य में कौन होगा?
भैया मध्य में तो वो है जो 16वें नंबर पर है, और 16वें नंबर पर है तो सी नंबर का है। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी नंबर का है। इस बात को याद रखेंगे। आप लोगों का सही उत्तर बनेगा प्ले, आपका मध्य में आएगा जब इन सभी को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। प्यारे दोस्तों देखो यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द के वर्णों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके मध्य उतने ही वर्ण हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमें जोड़े ज्ञात करने हैं, और एक आप लोगों को लेटर दे रखा है नेसेसरी। क्या दे रखा है, NECE। ठीक है, NECE, और उसके बाद SSARY। ठीक है, ये हो गया हमारा नेसेसरी। ये हमारा नेसेसरी दिया गया है, देखो यहाँ से। और इसमें हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करने हैं, यहाँ पर जोड़े ज्ञात करने हैं। कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो गिनना शुरू करिए पहले से। एन के बाद क्या होता है, OPQRS। तो देखो एन और एस का एक पेयर मिला है। कौन सा, एन और एस का, सेकंड वाले एस का। देखो एन के बाद OPQRS, देखो ये मिल गया। ठीक है, इस बात को याद रखें। एन के बाद, एस के बाद फिर TUV, तो आगे कोई पेयर नहीं है। यहाँ पर अब एन को छोड़ दो। ठीक है, अब एन को छोड़ दो। एन के बाद पकड़ो ई को। ई के बाद क्या होता है, FGHIJKL, नहीं है, कोई पेयर नहीं है भाई। पीछे देख लो, ई के बाद एफ, कोई पेयर नहीं है। सी से देखो, सी के बाद DEFGHI, यहाँ पर DE, कोई पेयर नहीं है, छोड़ दो यहाँ से। इसके बाद देखो ई से चेक करो, ई के बाद FGHIJ, कोई पेयर नहीं है। ठीक है, कोई पेयर नहीं मिल रहा। इसके बाद ई के बाद FGH, कोई पेयर नहीं है, छोड़ दो। एस से चेक करो, एस के बाद क्या होता है दोस्तों, आप बोलेंगे एस के बाद TUVW। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चेक करोगे TUVW, कोई पेयर नहीं मिल रहा भैया, इसको भी छोड़ दो। एस से देखो, एस से फिर देखोगे, एस के बाद TUV नहीं है, एस के बाद TUVWX, कोई पेयर नहीं है, यानी कि दोनों दिशाओं में। ए के बाद चेक करो दोस्तों, ए के बाद BCDEFG, यहाँ पर गौर से देखो एक बार फिर से। ए के बाद बी, गौर से देखना है दोस्तों, यहाँ पर ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, कोई पेयर नहीं है। इसके बाद देखो BC, कोई पेयर नहीं है। आर से चेक करो, आर के बाद क्या होता है, STUVWXY, कोई पेयर नहीं मिल रहा है। अब वाई से तो चेक करेंगे नहीं भाई, क्योंकि वाई सबसे बड़ा है। तो कितने पेयर मिले हैं भैया, यहाँ पर तो एक ही पेयर मिला है, और वो कौन सा है, एन और एस का पेयर है। एन और एस का पेयर है, केवल एक पेयर है, इस बात को याद रखेंगे। यानी कि एक ही अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं। अगले प्रश्न में आओ साथियों, बोला गया है, यदि अतुल लड़कों की एक पंक्ति में दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। अतुल नाम का लड़का है, दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, इस बात को याद रखेंगे, A4 अतुल। आगे बोला है, और बाईं ओर से चौथे स्थान पर है। बाईं ओर से कौन से स्थान पर है साथियों, यही अतुल चौथे स्थान पर है, A4 अतुल बाईं ओर से। कह रहा है तो पंक्ति में कितने लड़कों को जोड़ा जाना चाहिए ताकि पंक्ति में 28 लड़के हो जाएं। भाई सबसे पहले तो ये ज्ञात कर लो यहाँ पर कुल कितने लड़के हैं। एक तरफ से अतुल की कंडीशन 12 है, दूसरी तरफ से कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हमने कई बार रटवाया है, लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, लेफ्ट से उसकी पोजीशन 4 दे रखी है, राइट से 12 दे रखी है, दोनों को जोड़ करके एक घटा देंगे तो अभी वर्तमान में जो पंक्ति में लड़के आएंगे वो पता चल जाएंगे। तो भाई अभी कैसे, 12 4 16, एक जाएगा तो 15। अभी वर्तमान में कितने लड़के हैं, अगर इस पंक्ति को पूरा देखा जाए साथियों, इस पंक्ति को पूरा देखा जाए तो वर्तमान में इसमें कितने लड़के हैं, 15 है। तो साथियों कितने और जोड़ दें ताकि 28 हो जाए, आप बोलेंगे 13 और जोड़ दो, क्योंकि 15 13 ही तो 28 होता है। अगर 15 में 13 और जोड़ देंगे तो हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14वें नंबर का। 14वें नंबर में बोला गया है, यदि प्लस का अर्थ घटाना है, तो देखो यहाँ पर समीकरण को सीधा लिखते हैं। 252 है, क्या है साथियों, गौर से देख लेना है, 252 है। जो गुणा है उसका अर्थ कहाँ पर है, गुणा का अर्थ विभाजित है। गुणा का अर्थ क्या है, विभाजित करना, तो इसको हम यहाँ पर सीधा विभाजित कर देंगे, किससे, 9 से। माइनस का अर्थ क्या बोला है, उसने बोला माइनस का अर्थ गुणा करना है। लास्ट वाली लाइन में माइनस का अर्थ गुणा करना है तो 5 का गुणा कर देंगे। जो प्लस है, प्लस का अर्थ घटाना है तो यहाँ पर 32 को घटा देंगे, और जहाँ पर भाग है, भाग का अर्थ जोड़ना है तो 92 को हम जोड़ देंगे। तो साथियों अब बोर्ड मास का प्रयोग करके इसको सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास में ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, तो डिवाइड मिल रहा है, ब्रैकेट ऑफ तो है ही नहीं, काटो। 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18, बचेगा कितना, 7। 9 8 72, मतलब 28 गुणा में 5, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का 32 है और प्लस का 92 है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद साथियों देखो 28 पंचे होता है 140, 140 माइनस का 32 है और प्लस का 92 है। तो इन दोनों को जोड़ लो या तो सीधा यहीं से घटा लो। यहीं से घटाओगे तो दोस्तों 140 में 32 जाएगा तो 108 बचेगा, कितना, 108।
और 108 में अगर 92 जुड़ेगा तो प्यारे दोस्तों हमारा जो उत्तर आएगा वो 200 आएगा। क्या आएगा साथियों? 200 आएगा, जो कि विकल्प नंबर बी में है। यही हमारा सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी की परीक्षा के लिए। साथियों गौर से देखो, बोला निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? यहां पर हमें लुप्त अंक ज्ञात करना है। कौन सा ऐसा अंक होगा जो इस प्रश्न में लुप्त अंक होगा? देखिए गौर से समझिए, यहां पर देखो आसपास की जो संख्याएं हैं छोटी छोटी संख्याएं दे रखी हैं, और बीच की संख्या देखेंगे तो एक बड़ी संख्या है। क्या है? बीच की एक बड़ी संख्या है। तो कहने का मतलब है आसपास की संख्याओं से कुछ ना कुछ प्राप्त करके हम क्या कर लेंगे? बीच की संख्या प्राप्त कर लेंगे। तो गौर से देखो, इनका संबंध बनाएंगे। किन किन का? तो 16 का, 6 का और 5 का, 2 का। तो 16 में से प्यारे दोस्तों हम घटाएंगे 6 को। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और यहां पर प्लस में करेंगे। ठीक है, 16 में से 6 घटाएंगे और प्लस में करेंगे यहां पर 5 माइनस का 2। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद यहां पर देखो दोस्तों, 16 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। 10 का कर देंगे स्क्वायर, और प्लस में 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3, और इस 3 का भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, बराबर में आ जाएगा 109। क्या आ जाएगा साथियों? बराबर में 109 आ जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 109 हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। तो इस लॉजिक के माध्यम से हमारा पहला वाला सॉल्व हो गया। दूसरा वाला चेक करते हैं, क्या यही लॉजिक चल रहा है? देखो भाई, इन दोनों का अंतर 22 और 15 का अंतर 7 होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। बीच में प्लस 19 और यहाँ पर 21 का अंतर होगा, 19 2 21 2, तो दोस्तों इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो देखो 7 का स्क्वायर होता है 49, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर होता है 4। 49 4 देखेंगे तो आ जाता है 53। देखो वही मिडिल में 53 दिया गया है, दिया है ना? तो अब यही लॉजिक फिर यहाँ पर लगाएंगे। कहाँ पर? लास्ट वाले में। इन दोनों का अंतर लेंगे 13 और 17 का, तो कितना आएगा? 4। 4 का कर देंगे स्क्वायर, प्लस में 51 और 48 का अंतर लेंगे तो आएगा 3। कितना? 3 आएगा, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर प्यारे साथियों कितना होता है? 16 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, दोनों को जोड़ेंगे 25 आएगा। तो बीच में जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसके स्थान पर जो संख्या आएगी वो हम लोगों की 25 आ जाएगी, इस बात को याद रखेंगे, जो कि विकल्प नंबर बी में है। क्या है साथियों? विकल्प नंबर बी में है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए, फिर से समझ लो यदि समझ में नहीं आया है। करना क्या है? आसपास की संख्याओं का अंतर लो, 16 और 6, 5 और 2। ठीक है, और अंतर लेके स्क्वायर करेंगे, जोड़ देंगे, बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी। 22 और 15 का अंतर 7 होता है, 21 19 का अंतर 2 होता है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे 53 आ जाएगा बीच की संख्या। 17 और 13 का स्क्वायर अंतर 4 होता है, स्क्वायर करेंगे। 51 48 का अंतर 3 होता है, स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 25 आएगा, विकल्प नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 16 एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे प्यारे साथियों। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज के दौर में। कह रहा है कथन में बोला है, क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण कह रहा है क्या गर्भावस्था के दौरान क्या कह रहा है? क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए? उसने एक कथन दिया, आपको एक स्टेटमेंट दिया है। बोला है जो गर्भावस्था होती है, जो प्रेगनेंसी होती है, उसके दौरान जो लिंग निर्धारण किया जाता है, यानी कि बच्चा है या बच्ची, इस तरह के टेस्ट होते हैं, तो क्या ये पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? इसके पीछे एक तर्क दिया गया है। उसने तर्क दिया, हाँ, इससे अंधाधुंध कन्या भ्रूण हत्या हो जाती है और अंत में सामाजिक संतुलन का कारण बनता है। प्यारे दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अभी हाल ही में क्या बात करें, पिछले 2-3 सालों में जो एक योजना आई थी, 2-3 सालों में नहीं, 2015 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके। ठीक है, तो उसी के दौरान से जो आपका टेस्ट होता था, जो गर्भावस्था में लिंग निर्धारण के लिए टेस्ट होता था, महिलाएं देख सकती थी इसके अंदर बच्चा है या बच्ची है। तो प्यारे दोस्तों, उससे पहले होता था कि अगर उन्हें पता चला ये बच्ची है तो वो अबॉर्शन करवा देती थी, यानी कि भ्रूण हत्या करवा देती थी। तो दोस्तों इससे क्या होता था, हमारा संतुलन बिगड़ जाता था, यानी कि सेक्स रेशियो भी कम हो जाता था। तो क्या कह रहा है कि हाँ, इससे अंधाधुंध कन्या भ्रूण हत्या होती है और सामाजिक संतुलन का कारण बनती है, असंतुलन का। तो प्यारे दोस्तों, लिंग निर्धारण पूरी तरह से बैन करना चाहिए। पहला वाला तर्क पूरी तरह से सही है। दूसरा कह रहा है नहीं, क्या कह रहा है? नहीं, लोगों के अपने अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है। प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट तर्क है। अब आप लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे। कह रहा है नहीं, क्यों नहीं करवाना चाहिए? कह रहा है क्यों नहीं प्रतिबंधित करना चाहिए? कह रहा है नहीं, लोगों को अपने अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है, यानी कि जो बच्चा पेट में पल रहा है माँ के, तो उसके बारे में जानने का अधिकार है। क्या ऐसा कहीं अधिकार आपको मिलता है? आप बोलेंगे नहीं मिलता है। प्यारे साथियों, आपको जानने का अधिकार है, ना कि यहां पर देखो लिखा है लिंग निर्धारण परीक्षण का।
यहाँ पर बात हो रही है लिंग निर्धारण परीक्षण की, जबकि यहाँ पर कह रहा है अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार। तो दोस्तों वहां से यहाँ का कोई संबंध ही नहीं है, तो दूसरा वाला गलत है। और बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको सही कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। याद रखेंगे, केवल और केवल एक तर्क अनुसरण करता है, केवल और केवल एक तर्क अनुसरण करता है, विकल्प नंबर बी बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 को देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष से संबंधित। बोला गया है साथियों, कुछ संत बॉल हैं, कुछ संत बॉल हैं, तो कुछ संत को हम क्या बना देंगे, एक मिनट प्यारे दोस्तों, एक मिनट यार, कुछ संत को हम क्या बना देंगे, कुछ संत को हम लोग बॉल बना देंगे, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये तो प्रश्न में बोला गया है, कुछ संत क्या है, बॉल हैं, तो हमने कुछ संत को बॉल बना दिया। आगे बोला सभी बॉल बल्ले हैं, जितने भी प्यारे दोस्तों बॉल हैं वो सारे के सारे क्या हैं, जितने भी बॉल हैं हमारे पास वो सारे के सारे बल्ले हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। सारे के सारे बॉल क्या हो गए, बल्ले हो गए। तीसरे में कह रहा है कुछ चीते बॉल हैं, क्या बोला है साथियों, तीसरे में बोला है कुछ चीते बॉल हैं, तो कुछ चीते बॉल हैं, तो इसका मतलब क्या, ये इस तरह का बनेगा। तो सब अगर हम यहाँ पर चीता बना दें तो चीते का जो पार्ट होगा ये वाला पार्ट किस में आएगा, बॉल में आएगा, तो कुछ चीते भी हमारे बॉल हो जाएंगे। अब निष्कर्ष पढ़ो। बोला है कुछ बल्ले चीते हैं, क्या कुछ बल्ले चीते हैं, बताइए। आप बोलेंगे सर चीता यहाँ पर ये रहा, ये और बल्ले ये रहे, क्या इन दोनों का ग्रीन सर्कल का और पर्पल का संबंध बन रहा है, आप बोलेंगे हाँ बन रहा है, ये संबंध बन तो रहा है, कुछ बल्ले चीते हैं, इसका मतलब पहला वाला निष्कर्ष सही है। कह रहा है कुछ संत बल्ले हैं, क्या कुछ संत, ये संत रहा और ये बल्ले रहा, तो इनका संबंध भी तो बन रहा है, ये वाला, ये गौर से देखो, कुछ संत बल्ले हैं, इसका मतलब क्या है, ये वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, क्या बोलेंगे, दूसरा वाला भी सही है। तीसरा, सभी बल्ले बॉल हैं, क्या प्यारे दोस्तों सभी बल्ले बॉल हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात बिध गई, बात क्या विधि, भैया बॉल का तो छोटू सा सर्कल है, तो क्या इस छोटू से सर्कल के अंतर्गत ये बड़ा सा ग्रीन सर्कल आएगा, बताओ। तो क्या सभी बल्ले ग्रीन सर्कल के बॉल के अंतर्गत आ जाएंगे, भैया नहीं आएंगे, तो ये वाला गलत है। तो इस स्थिति में बोलेंगे केवल 1 और 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है, विकल्प नंबर 1 सही है। क्या बोलेंगे, केवल निष्कर्ष नंबर 1 और 2 अनुसरण करता है, तीसरा वाला गलत है। अगले प्रश्न में आ जाओ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बोला दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक भी होती है और अच्छा सा फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे। हमें वर्ग काउंट करने हैं, यानी कि स्क्वायर। तो प्यारे दोस्तों जब भी ऐसी आकृति आपके सामने आ जाए, आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर देना शुरू करना है। यहाँ से 1 पहले देना है पंक्ति में, फिर देना है स्तंभ में, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 1 हो गया तो स्तंभ में 2, 3 और 4, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से नंबर दे दो। शॉर्ट ट्रिक है, लास्ट का लास्ट से गुणा करते जाओ, लास्ट का लास्ट से गुणा करते जाओ, आपका उत्तर आ जाएगा, यानी कि कुल कितने वर्ग होंगे पता चल जाएगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, आप करेंगे 4 गुणा का 4 लास्ट का लास्ट से, 3 गुणा का 3 लास्ट का लास्ट से, 2 गुणा का 2 फिर से लास्ट का लास्ट से, 1 का गुणा 1 से, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो 0 का तो 0 ही आ जाता है। 4 चौके 16 दोस्तों, 3 त्रिका 9, 2 दूना का 4 और 1 एकम के 1। तो इन सभी को अगर आप लोग जोड़ेंगे प्यारे साथियों, सभी को जोड़ेंगे, 16 और 9 25, 4 29, 31, टोटल जो वर्गों की संख्या आएगी इस आकृति में वो हमारी 30 आएगी, विकल्प नंबर बी आएगा। क्या आएगा, विकल्प नंबर बी। अब प्यारे साथियों कहीं कहीं पर आपको शिक्षक क्या करते हैं, यहाँ पर जब समान नंबर आ जाते हैं, यानी 1 2 3 4 आपके पंक्ति में भी है और 1 2 3 4 आपके स्तंभ में भी है, तो वो लोग बताते हैं सर 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस 2 का स्क्वायर कर दो, प्लस 3 का स्क्वायर कर दो और 4 का स्क्वायर कर दो। साथियों इससे क्या होता है, इससे भी हमारा उत्तर आ जाता है भैया, 4 का स्क्वायर 4 गुणा 4, 3 का स्क्वायर 3 गुणा 3, 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2 और 1 का स्क्वायर 1 गुणा 1, वही तो लिखा है। लेकिन जब आपकी गलतियां यहाँ पर हो जाती हैं, अगर ये ना आए और यहाँ पर एक पंक्ति आपको बढ़ा दे, स्तंभ केवल 4 ही रहने दे और पंक्ति आपकी यहाँ पर ज़्यादा कर दे, सॉरी स्तंभ आपके 5 कर दे और पंक्ति 4 ही रहने दे, तो फिर क्या करेंगे। तो दोस्तों ऐसे में गड़बड़ हो जाता है। तो ये वाला आपको, ये वाला जो ट्रिक होता है ये अपाहज बनाता है और हमारा उद्देश्य नहीं है आप एग्जाम में फंसे, तो इसका कहीं भी प्रयोग नहीं करेंगे। बस इतना सा करना है, कितनी भी लाइन आ जाए, कितनी भी पंक्ति, कितनी भी स्तंभ, लास्ट का लास्ट से गुणा करते जाना, लास्ट का लास्ट से, हमेशा उत्तर आएगा आप लोगों का, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न 19 नंबर का है। बोला गया है साथियों, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो। यहाँ पर बताना है मैं दर्पण प्रतिबिंब, तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक दर्पण रखते हैं। यहाँ पर साथियों हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक दर्पण रखेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास दर्पण रखा है, तो हमने आपको एक बात बताई थी, यदि आपने पिछली क्लासेस देखी है सर, बात ये थी कि जो वस्तु दर्पण के नज़दीक होगी वो हमेशा नज़दीक ही दिखाई देगी।
क्या होगा, जो वस्तु दर्पण के नज़दीक होगी वो हमेशा नज़दीक ही दिखाई देगी। तो साथियों यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो मैं कोशिश करता हूँ दर्पण को बनाने की, दर्पण प्रतिबिंब को बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। ये हमारा एक पासा है, क्या है दोस्त, ये हमारा एक पासा है। ये पासा हमारा कुछ बन करके तैयार हो रहा है, ठीक है। ये हमारा पासा बन गया दर्पण प्रतिबिंब में, तो पासा ही दिखेगा भैया। आप बोलेंगे हाँ, लेकिन सर जो दर्पण के नज़दीक बिंदु होंगे वो दर्पण के नज़दीक ही रहेंगे। कहने का मतलब है जो दर्पण के नज़दीक होंगे वो दर्पण के नज़दीक ही रहेंगे। तो 2 बिंदु ऐसे यहाँ पर आने चाहिए, और ऊपर एक है तो ऊपर इसमें एक आनी चाहिए। दूर की तरफ अगर त्रिभुज है तो प्यारे साथियों दूर की तरफ त्रिभुज भी आना चाहिए। देखो ये तो पास में त्रिभुज है, गलत हो गया। ये उल्टा त्रिभुज पास में, गलत हो गया। ये दूर त्रिभुज है, दूर त्रिभुज है, सीधा है, कोई बात नहीं है, सही हो सकता है। डी नंबर का भैया उल्टा त्रिभुज हो गया, ये तो गलत हो गया। देखो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, आकृति की दिशा बदलती है केवल लेफ्ट राइट, ना कि अप टू डाउन, ऊपर का नीचे नहीं बदलता है। दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा लेफ्ट का राइट हो जाता है। अगर इस तरफ लेफ्ट है तो आपका बदल करके राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपका राइट में था तो ये अब आपका लेफ्ट में हो गया, इस तरह से। लेकिन इसकी दिशा नहीं बदलती है, चूंकि यहाँ पर देखो विकल्प नंबर डी में इसने दिशा बदल दी है त्रिभुज की, ये नीचे की ओर कर दिया, इस कारण ये गलत है। विकल्प नंबर सी सही उत्तर बनेगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे साथियों हमारे पास क्वेश्चन नंबर आया है 20। बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में अगली आकृति ज्ञात करो। यहां पर बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो साथियों आपको सबसे पहले समझना होगा ए और बी का संबंध क्या है। ए और बी का संबंध देखेंगे तो हमारा सी और डी का संबंध हमें पता चल जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, कैसे देखेंगे साथियों, यहां पर देखो, ये अगर इसको हम इस तरह से एक प्लस बना दें, इसको अगर एक प्लस बना दें, गौर से समझते रहना है आप लोगों को, गौर से समझते रहना। मैं कलर चेंज करके इसको एक प्लस बनाने का प्रयास करता हूं। देखो गौर से, यहां पर जो आकृति की दिशा है ये आपकी ऊपर नॉर्थ होता है, यहां पर ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बीच में है। कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट के बीच में। गौर से समझ लो, ये जो आकृति की दिशा है कुछ इस तरह से है, लेकिन दोस्तों यहां पर ये जो कॉर्नर आया है एकदम नीचे हो गया। कहां पर, एकदम नीचे। एकदम नीचे का मतलब है यहां से एकदम दक्षिण की दिशा में आ गया, और ये घूमा है क्लॉकवाइज 135 डिग्री। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार से थम्स अप कर दो। प्यारे साथियों इसको अगर पूरे को हटा दें, ए और बी का संबंध देखो, ये उत्तर पूर्व में था, और इसको हमने जब 135 डिग्री, कितना, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, तो हमारी ये जो दिशा हो गई वो एकदम से दक्षिण बन गई साथियों। क्या बन गई, दक्षिण। लेकिन अब हमें पता है क्लॉकवाइज 135 घुमाना है, ठीक है। ऊपर की ओर अगर ये मुख कर रहा है, विकल्प नंबर सी, गौर से देखो, ये जो सी नंबर है अगर ऊपर की ओर मुख कर रहा है तो इसको 135 घुमाएंगे तो 90 यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा कितना, यहाँ पर 35। तो दोस्तों इसकी जो दिशा आएगी अगर ऊपर की ओर है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा उत्तर आएगा ये वाला। कौन सा, ये वाला। यानी कि इस तरह की आकृति होनी चाहिए, ये त्रिभुज की दिशा कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। कहाँ पर ये जो आकृति गई है ये एरो की दिशा कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। तो विकल्प नंबर 4 को अगर देखेंगे, यही साथियों एकमात्र ऐसा विकल्प है जो आप लोगों का 4 नंबर में दे रखा है, यानी कि दक्षिण और पूर्व की दिशा में दे रखा है। तो 135 डिग्री माफी चाहेंगे, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने पर आपको जो डी के स्थान पर आएगा, जो डी के स्थान पर आएगा वो क्या आएगा, गौर से देख लो, वो आप लोगों को इस तरह के आएगा, इस तरह की आकृति आएगी। इस बात को याद रखेंगे, इस तरह की। तो यही तो हमें इस तरह की आकृति दे रखी है प्यारे साथियों विकल्प नंबर 4 में। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही है सर, यही आ जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर सर्कल भी आ जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर सर्कल भी आ जाएगा। अगले प्रश्न में तो कोई है ही नहीं। दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेशन को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर करके अपनी दया बरसाइए हम पर, ठीक है। और देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।